विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आज आपका स्वागत है। आज तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के साथ में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है आधुनिक काव्य, उसमें जयशंकर प्रसाद दूसरे नंबर पर कवि हैं और उनकी जो कविताएं हमारे कोर्स में चलती हैं उनमें से आंसू विरह काव्य आज अपन करेंगे। आपने जैसा कि पूर्व की कक्षा में मैथिली शरण गुप्त को पढ़ा, द्विवेदी युग के कवि थे और द्विवेदी युग की विशेषताओं के साथ में हमने केकई, उर्मिला और यशोधरा, इन तीनों ही कविताओं को, गुप्त जी की तीनों ही कविताओं को समझने का प्रयास किया। द्विवेदी युग को समझ चुके हैं, अब आगे अपन बढ़ते हैं छायावाद की ओर। छायावाद के चारों ही कवि हमारे कोर्स में हैं और छायावाद को प्रसुमन काल भी कहते हैं। प्र से प्रसाद, सु से सुमित्रा नंदन पंत, न से निराला और म से महादेवी वर्मा। ये चारों ही कीर्ति स्तंभ हैं छायावाद के, सशक्त हस्ताक्षर हैं। ये चारों ही कवि अगर अपन पढ़ लें तो छायावाद को की विशेषताओं को पूरी तरह से समझ हृदयंगम कर सकते हैं। छायावाद के अंदर अगर अपन देखें तो दर्शन के क्षेत्र में सर्वात्मवाद, अद्वैतवाद हमारे सामने खुलकर आता है। धर्म के क्षेत्र में देखें तो प्राचीनता और रूढ़ियों के प्रति विद्रोह और मानवतावाद की स्थापना हमारे सामने आती है। दाम्पत्य के क्षेत्र में देखें तो हृदयवाद खुलकर आता है। राजनीति के क्षेत्र में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय नीति हमारे सामने आती है और साहित्य के क्षेत्र में देखें तो कला का व्यापक रूप खुलकर सामने आता है। विद्यार्थियों, जैसे छायावाद के अंदर व्यक्तिवाद की स्थापना हुई और बौद्धिकता के स्थान पर कल्पना प्रवणता, स्वच्छंदतावाद, विश्व बंधुत्व का भाव, मानवतावाद खुलकर सामने आया। ये कुछ विचारगत प्रवृत्तियां हैं छायावाद की। तो शैली के अंदर, भाषा शैली के अंदर, कला पक्ष के अंदर हम देखें तो भाषा की बिंबात्मकता, भाषा की प्रतीकात्मकता, भाषा की लाक्षणिकता, भाषा की कलात्मक जो शैलियां हैं, गीति शैली, मुक्तक शैली, ये खुलकर छायावाद के धरातल को और व्यापक बनाती चली जाती हैं। ये कुछ कलागत और विचारगत प्रवृत्तियां हैं जो मैंने आपके सामने रखी है। अब प्रसाद जी चूंकि छायावाद के कीर्ति स्तंभ हैं, उनका आंसू काव्य हमारे कोर्स में है। आंसू एक विरह काव्य है और इस विरह काव्य में सुख और दुख दोनों ही पक्ष सामने आते हैं और प्रसाद जी का जो व्यक्तिवाद है वो व्यापक धरातल पर सामने आता है। आंसू विरह व्यथा का जो चित्र है उसके अंदर अतीत के प्रेम की स्मृतियां, यादें और प्रीतम का अलौकिक सौंदर्य का चित्रण, फिर प्रेम की व्यथा और वो व्यथा किस प्रकार से व्यक्ति व्यथा विश्व बंधुत्व की व्यथा में बदल जाती है, विश्व व्यापक व्यथा के रूप में बदल जाती है, उसका भी चित्रण है। तो ये चारों ही स्थितियां आंसू काव्य के माध्यम से हमारे सामने आती है। विद्यार्थियों, आंसू की चंद पंक्तियां मैं आपके सामने रखूंगी और उसकी व्याख्या साथ साथ में करती चली जाऊंगी। आंसू का प्रारंभ होता है करुणा, व्यथा और वेदना के माध्यम से। ये देखिए, प्रेम वेदना अतीत के संयोग चित्रों की स्मृति है। प्रसाद जी कहते हैं, बस गई एक बस्ती है स्मृतियों के इसी हृदय में। बस गई एक बस्ती है स्मृतियों के इस हृदय में। हृदय के अंदर प्रिय के स्मृतियां, जो प्रिय के संयोग सुख की स्मृतियां हैं, प्रिय के साथ में जो संयोग भोगा, उसकी स्मृतियों की एक बस्ती बस गई है। स्मृतियों की एक बस्ती बस गई है, एक समूह बस गया है, यादों का एक समूह हृदय के अंदर बस गया है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से नक्षत्र लोक फैला है
जैसे इस नील निलय में, नील निलय यानी नीले आकाश में जिस प्रकार से नक्षत्र लोक फैला हुआ है, उसी प्रकार से हृदय के अंदर स्मृतियों यादों का समूह व्याप्त हो गया है। ये सब स्फुलिंग हैं, ये सब स्फुलिंग है मेरी इस ज्वालामयी जलन के। जो हृदय के अंदर ज्वालामयी जलन है, यानी प्रेम का, वियोग का जो दाह है, वियोग की जो पीड़ा है, वियोग की जो व्यथा है, जो अग्नि है, उसकी ये सब चिंगारियां हैं। स्फुलिंग यानी चिंगारियां, ये सब स्फुलिंग हैं, ये सब चिंगारियां हैं। कौन चिंगारियां हैं? यादें, स्मृतियां। वियोग के अंदर संयोग काल की स्मृतियां ही तो हमारे साथ में रहती हैं और वो वियोग के दाह को और अधिक बढ़ाती जा रही है। तो ये सब चिंगारियां हैं जो वियोग की अग्नि को और ज़्यादा प्रज्वलित कर रही हैं। यादें जो हैं, स्मृतियां जो हैं, प्रेम की स्मृतियां, वो सब चिंगारियों का काम कर रही है जो वियोग की अग्नि को बढ़ाती है। कुछ शेष चिन्ह हैं केवल मेरे उस महामिलन के। जो महामिलन हुआ, अंतिम मिलन जो हुआ था प्रीतम के साथ में, उस प्रीतम के साथ में जो महामिलन है, उसके शेष चिन्ह बचे हुए हैं। ये यादें, ये स्मृतियां शेष चिन्ह के रूप में बची हुई हैं जो अंतिम मिलन की हैं। तो अंतिम मिलन की स्मृतियां जो हैं आज भी विरह की व्यथा को और अधिक उद्दीप्त कर रही है। यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। ये सांस जो है वो व्यर्थ में ही चल रही है। प्रिय का वियोग हो गया तो अब सांस का चलना श्रेयस्कर नहीं है। सांस व्यर्थ में ही चल रही है, इसे तो मृत हो जाना चाहिए, शरीर का नष्ट हो जाना ठीक था प्रीतम के वियोग से, क्योंकि ये सांस व्यर्थ में चल चल कर अनिल का काम कर रही है, हवा का काम कर रही है। हवा आग को और अधिक उद्दीप्त करती है। तो ये सांस जो है वो पवन का काम कर रही है जो वियोग की अग्नि को और ज्यादा बढ़ा रही है। बड़वानल सोती थी इस प्रणय सिंधु के तल में। बड़वानल समुद्र के अंदर लगने वाली आग। समुद्र के तल में जिस तरह से बड़वानल छिपी हुई होती है, ठीक उसी प्रकार से इस प्रेम के अंतस्थल में वियोग की अग्नि छिपी हुई थी। प्रेम जैसे ही वियोग में बदला, अग्नि वैसे ही भड़क उठी। जैसे समुद्र के अंदर बड़वानल की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, तल के अंदर छिपी हुई होती है और समय पाकर वो प्रज्वलित हो जाती है, ठीक वैसे ही प्रेम के इस समुद्र के अंदर वियोग की अग्नि, योग का बड़वानल छिपा हुआ था, जो अब समय पाकर उद्दीप्त हो गया है। प्यासी मछली सी आंखें विकल रूप के जल में। और जिस तरह से मछली जो है वो जल की प्यासी होती है, वैसे ही ये आंखें प्रीतम के रूप सौंदर्य की प्यासी थीं। रूप सौंदर्य का पान कर करके ही जीती थीं। आज जब वो प्रीतम नहीं है तो उनके वियोग के अंदर ये जलती हैं, आंखें जलने का काम कर रही है। और बुलबुले सिंधु के फूटे, नक्षत्र मालिका टूटी। अब यादों के जो बुलबुले थे, प्रीतम की स्मृतियों के जो बुलबुले थे, वो सब प्रज्वल उठ कर समाप्त हो गए। बुलबुले जिस प्रकार से उठते हैं और समाप्त हो जाते हैं सागर के अंदर, वैसे ही यादों के बुलबुले उठते हैं और समाप्त हो जाते हैं। और जो नक्षत्र मालिका थी, जो प्रकाश था, वो भी टूटकर बिखर गया। चारों ओर अब नैराश्य है, अंधकार है। नव मुक्त कुंतला धरणी दिखलाई देती लूटी। जिस तरह से नभ से वियुक्त होकर धरती लूटी हुई सी दिखाई पड़ती है, उसके अंदर हरितमा जो समाप्त हो जाती है, तो कुंतला यहां पर केश हैं। नभ के केश जैसे धरती के ऊपर छाए हुए होते हैं, वो उसका सौंदर्य होते हैं। जैसे ही अपना आकार वो हटाते हैं वहां से, वैसे ही धरती लूटी पुटी सी दिखाई पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से प्रीतम का जब तक संयोग था तब तक ये प्रेम प्रफुल्लित होता था, लेकिन आज वो वियोग की दशा के अंदर बिल्कुल लुटा पुटा सा दिखाई दे रहा है। तो जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, जो प्रेम की घनीभूत पीड़ा थी
वो जब मस्तक के अंदर छा गई और दुर्दिन में, बुरे समय में, आज दुर्दिन है, बुरा समय है, क्योंकि प्रिय का संयोग नहीं है, वियोग है, तो इस बुरे दिनों के अंदर, दुर्दिन यानी बुरे दिन में आंसू बनकर लो आज बरसने आई। अब वो आंसू बनकर आंखों के माध्यम से बरसने के लिए आ गई है। बुरा समय सामने देखकर जो घनीभूत पीड़ा थी, वो मस्तक में जो छाई हुई थी, वो आंसुओं के माध्यम से आंखों से निरंतर निस्सृत होती चली जा रही है। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। मैं तो रो रो कर विलाप कर कर के अपनी प्रेम की करुण कहानी तुम्हारे सामने सुनाता चला जा रहा था, और तुम सुमन को नोच रहे थे, फूलों को अपने हाथ से नोच रहे थे, और जाने अनजाने में क्या क्या प्रलाप किए जा रहे थे। झंझा झंकोर गर्जन था, बिजली सी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय में सबने आ डेरा डाला। वियोग के अंदर प्रकृति भी हमारे लिए सहयोगकारी नहीं होती, वो भी हमारा मजाक उड़ाती है, प्रकृति भी सहयोग नहीं करती। तो शून्य हृदय देखकर, प्रीतम के वियोग का समय देखकर प्रकृति ने भी डेरा डाल लिया। इंद्र तो झंका झंकोर गर्जन के साथ में मेघमाला गर्जना कर रही है, इधर बिजली कड़क रही है, इधर प्रीतम की यादें आ रही है और आंसुओं की झड़ी लगी हुई है। सबने शून्य हृदय को देखकर डेरा डाल दिया है, दावा बोल दिया है। तो प्रकृति भी सहयोगी नहीं रही है। पतझड़ता झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में। पतझड़ जब होता है तो सब कुछ नष्ट विनष्ट हो जाता है। प्रकृति बिल्कुल अपने सुंदर आवरण को झाड़ देती है, सुंदर आवरण प्रकृति से छिन जाता है, पतझड़ आ जाता है। तो ये वियोग का समय है, तो पतझड़ का समय है। सब कुछ जो हरितमा थी जीवन के अंदर, जो प्रफुल्लता थी, वो समाप्त हो गई, पतझड़ जैसा सूखापन छा गया। इस सूखी फुलवारी में, जीवन की इस फुलवारी के अंदर जो सूख गई है, उसके अंदर चारों ओर पतझड़ ही जैसा सूखापन, शुष्कता आ गई है। किस लय नव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। जीवन में जब पतझड़ चल रहा था, जीवन की जब क्यारी के अंदर सूखापन था, तब तुम नव किस लय बनकर, नए कोमल पत्ते, हरे भरे पत्ते बनकर इस जीवन की फुलवारी के अंदर आए। तो प्रीतम का जो आगमन था वो तो बहुत हरितमा से युक्त था, बहुत प्रफुल्लता से युक्त था। नव कुसुमों का उदित होना, प्रफुल्लित होना, खिलना, ऐसा जीवन था जब तुमने जीवन के अंदर प्रवेश किया। शशि मुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीप छुपाए, जीवन की गोधूली में तुम कौतूहल से आए। शशि मुख पर घूंघट डाले, शशि कहते हैं चंद्रमा। मुख तुम्हारा कैसा था? चंद्रमा जैसा मुख था। उस पर घूंघट डालकर आंचल में दीप छिपाए, आंचल में प्रेम का दीपक छिपाकर, जीवन की गोधूली में, मेरे जीवन की गोधूली बेला में, गोधूली बेला होती सायंकाल, जीवन का सायंकाल जैसा था, 50-60 के लगभग की उम्र, ऐसे समय में कौतूहल से तुम आए। एक जिज्ञासा भरा जीवन लेकर, एक कौतूहल भरा जीवन लेकर तुम मेरे जीवन के अंदर प्रविष्ट हुए। घन में सुंदर बिजली सी, बिजली में चपल चमक सी, आंखों में काली पुतली, पुतली में श्याम झलक सी। तुम्हारा जो मुखमंडल है वो घन में सुंदर बिजली, जैसे बादलों के अंदर सुंदर बिजली चमकती है ना, एकदम प्रकाश हो जाता है बिजली के चमकने के साथ ही, ऐसे ही घन के अंदर, घनघोर तुम्हारी ये जो बाल हैं, उनके अंदर तुम्हारा जो चंद्रमा जैसा मुखड़ा है वो बिजली की तरह प्रकाशमान हो रहा है। और बिजली में जो चपल चमक है उसी के भांति दैदीप्यमान, दीप्तमान हो रहा है। आंखों में काली पुतली, और आंखों के अंदर ये जो काली पुतली है, और पुतली के अंदर जो श्याम काला गोला है, उसकी झलक ऐसे दिखाई पड़ती है जैसे घन के अंदर सुंदर बिजली और बिजली के अंदर चंचल चपल चमक जैसे विद्यमान रहती है, वैसे ही तुम्हारे आंखों के अंदर ये पुतली और ये काला गोला जो है वो दैदीप्यमान हो रहा है।
थी एक लकीर हृदय में जो अलग रही लाखों में। तुम्हारा एकमात्र ऐसा स्वरूप है अलौकिक सौंदर्य का जो लाखों के अंदर अनोखा है, अलग हटकर है। थी एक लकीर हृदय में जो अलग रही लाखों में, माना की रूप सीमा है सुंदरतर चिव यौवन में। मानते हैं कि रूप सौंदर्य जो है ये एक सीमा तक रूप सौंदर्य होता है, चिर यौवन के अंदर सुंदरता जो है एक सीमा तक होती है। उस सीमा को भी अगर देखा जाए, आकलन किया जाए, तो तुम्हारा जो रूप सौंदर्य है, अप्रतिम अलौकिक रूप सौंदर्य, वो लाखों में बिल्कुल अलग हटकर दीप्यमान दिखाई देता था। पर समा गए थे मेरे मन के निस्सीम गगन में। तुम्हारा ये जो रूप सौंदर्य है मेरे एक सीमा तक रूप सौंदर्य है, लेकिन मेरे हृदय रूपी निस्सीम सागर के अंदर तुम्हारा ये पूरा रूप सौंदर्य समाहित होकर रह गया। माना कि रूप सीमा है, लेकिन मेरा जो हृदय है वो निस्सीम है, सीमा रहित है, और इस व्यापक हृदय के अंदर तुम्हारा ये जो रूप सौंदर्य पूरा का पूरा समाहित होकर रह गया। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों में, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। बांधा था विधु को किसने, विधु यानी चंद्रमा को, किसने बांधा इन काली जंजीरों में। ये जो बाल है ना तुम्हारे काले, ये तो जंजीर की भांति हैं, और तुम्हारा मुखमंडल जो है मानो इनके अंदर बंधा हुआ सा दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लगता है चंद्रमा को किसी ने काली जंजीरों में बांधकर रख दिया है। काली जंजीर तो यहाँ केश का अभिप्राय है, और विधु यानी चंद्रमा, मुखमंडल चंद्रमा जैसा है जो काली जंजीरों के अंदर, काले बालों के अंदर बंधा हुआ दिखाई पड़ रहा है। मणि वाले फणियों का मुख, और दूसरी उपमा दी है मणि वाले फणियों का मुख। ये बाल जो है मणि वाले फणी, काले काले नाग, उनका मुख है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। और उनके अंदर जो शोभा है, मांग के अंदर जो शोभा भरी हुई है, वो ऐसा लग रहा है कि हीरों से जड़ा हुआ उसका मुखमंडल हो। मणियों वाले फणियों का मुखमंडल जो है हीरों से भरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये अलौकिक सौंदर्य का अप्रतिम चित्र है, हमारे सामने खींच कर रख दिया कि बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों में, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। दोनों ही उपमाएं अप्रतिम हैं। काली आंखों में कितने यौवन के मद की लाली, काली काली आंखों के अंदर यौवन के मद की लाली भरी हुई है। यौवन का उन्माद भरा हुआ है, मद यानी उन्माद भरा हुआ है, काली काली आंखों के अंदर यौवन का उन्माद भरा हुआ है। मानिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। ऐसा लगता है कि नीलम की प्याली को किसी ने माणिक्य से भर दिया हो, मदिरा से भर दिया हो। तो ये माणिक, नीलम की प्याली तो है आंखें, और मद यानी मदिरा यानी मद से भरा हुआ। आंखें ऐसे उन्माद से भरी हुई प्रतीत होती थी, उसके नायिका की आंखें बहुत ही सुंदर थी और ऐसे उन्माद से भरी हुई थी जैसे नीलम की प्याली को किसी ने मदिरा से भरकर रख दिया हो। लावण्य शैल राई सा जिस पर वारी बलिहारी, उस कमनीय कला की सुषमा थी प्यारी प्यारी। अब लावण्य शैल राई सा, लावण्य का शैल है पर्वत, राई सा उस पर जाता बलिहारी, मैं उस पर ही न्यौछावर निरंतर होता रहता था। उस कमनीय कला की सुषमा थी प्यारी प्यारी, और उसकी कमनीयता जो थी, उसका जो सुषमा है, उसका जो सौंदर्य है, उसकी जो शोभा है, वो बहुत ही प्यारी प्यारी थी। विद्रोम सीप संपुट में मोती के दाने कैसे, न हंस शुक न फिर क्यों चुगने को मुक्ता ऐसे। सीपी के अंदर जैसे मोती के दाने छिपे हुए होते हैं ना, वैसे ही सीपी रूपी होठों के अंदर दांतें जो है मोती के समान ढकी हुई थी, दांतों की पंक्ति। और कवि ने कल्पना की है कि न तो वहाँ हंस थे और न ही शुक था, फिर मोती के दाने चुगने के लिए कौन आया। ये कवि की कल्पना कैसी अद्भुत कल्पना है कि ना तो हंस है और न ही तोते जो मोती के दानों का चुगन करते हैं। हंस मोती के दाने को चुगते हैं, तो मोती के दाने यहाँ बिखरे हुए हैं, तो न हंस है चुगने के लिए, न तोते हैं, फिर भी ये मोती के दानों से भरा हुआ जो उनके दंत की पंक्ति है, दांतों की जो पंक्ति है, वो ऐसी लगती है जैसे सीप के संपुट के अंदर
मोती छिपा हुआ हो, ऐसी चमक दैदीप्यमान दिखाई देती थी। मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलकें, उनके बालों की अलकें जो इधर उधर छटपट करके बिखरी हुई थी, वो ऐसा लगता था मेरे जीवन की उलझनें हों। उलझनें भी इधर उधर बिखरी हुई होती हैं, जैसे केस राशि, बालों की राशि, केस राशि बिखरी हुई थी, ऐसा लगता था मानो जीवन की उलझन बिखरी हुई हो। पीली मधु मदिरा किसने थी बंद हमारी पलकें, हमारी तो आंखें ही बंद हो गई थी, उनके रूप सौंदर्य का पान कर रही थी बंद हो के आंखें। फिर उन मदिरा का पान किसने किया, उनकी रूप राशि का पान किसने किया, ये आंखें तो बंद थी। विरोधाभास देखिए आप, आंखें बंद थी फिर भी पान किया। तो बंद आंखों से कवि उस सौंदर्य का पान कर रहा है और कहते हैं कि मधु मदिरा किसने पी थी बंद हमारी पलकें। मादकता से तुम आए संज्ञा से चले गए थे, हम व्याकुल पड़े बिलखते थे उतरे वे नशे से। मादकता से तुम आए, जीवन में मादकता का वातावरण भरकर प्रविष्ट हुए, मादकता देने के लिए आए, जीवन को उन्माद देने के लिए आए और संज्ञाहीन करके चले गए, बिल्कुल निश्चेष्ट करके चले गए। हम व्याकुल पड़े बिलखते उतरे हुए नशे से। नशा जब उतर जाता है तो आदमी बिलख बिलख कर विलाप करता है, ठीक वैसे ही इस मादकता का जब नशा उतरा तो बिलख बिलख कर वो अपनी विरह वेदना को, व्यथा को प्रकट करने लगे। सब सुमन मनोरथ अंजलि बिखरा दी इन चरणों में, जितने भी हृदय के अंदर प्रफुल्लित यौवन के पुष्प थे, जो मनोरथ थे, इच्छाएं थी, उन सबको हाथ की अंजलि डालकर तुम्हारे चरणों के अंदर न्यौछावर कर दिया। कुचलो न कीट सा इनको, अब तुम कीड़े की भांति इनको कुचल कर मत रखो, हमारे मनोरथ को, इच्छाओं को कुचल कर मत रखो, क्योंकि इनके अंदर ही मकरंद के कण छिपे हुए हैं, इनके अंदर भी जीवन के यादें, स्मृतियां रूपी मकरंद बिखरे हुए हैं, तो इनको तुम हाथ पांवों से कुचलो मत। दुख सुख में उठता गिरता संसार तिरोहित होता, दुख भी आते हैं जीवन में, सुख भी आते हैं, तो ये जीवन का चक्र है, सुख आने के बाद दुख, दुख आने के बाद जीवन की प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये संसार का नियम है। मुड़कर न कभी देखेगा किसका हित अनहित होगा, समय मुड़कर नहीं देखता कि किसका हित हुआ या अनहित हुआ, समय तो निरंतर निर्बाध गति से आगे बढ़ता रहता है, वो मुड़कर नहीं देखता कि किसका हित हुआ या अनहित हुआ। मानव जीवन वेदी पर परिणय हो विरह मिलन का, सुख दुख दोनों नाचेंगे हैं खेल आंख का मन का। मानव जीवन की वेदी पर परिणय हो विरह मिलन का, विरह और मिलन का परिणय, प्रेम, विरह और मिलन का संगम, ये जीवन के अंदर आता, जीवन में आता रहता है, जीवन की वेदी पर आता रहता है। सुख और दुख दोनों ही नाचते रहते हैं, ये तो आँखों का और मन का खेल है, सुख और दुख दोनों ही आवागमन के रूप में चलते रहते हैं। तो इस प्रकार से पहले प्रिय की स्मृति के चित्र आपके सामने रखे गए, आंसू के माध्यम से प्रसाद जी ने रखे। प्रिय की यादों के चित्र, प्रिय मिलन की यादों के चित्र हमने देखे, उसके बाद में अलौकिक रूप सौंदर्य का चित्र देखा, फिर विरह व्यथा की पीड़ा को भी हमने देखा, और ये विरह व्यथा की पीड़ा आगे चलकर विश्व वेदना के रूप में, विश्व की व्यथा के रूप में, कहते हैं ना कि मैंने निज की शैली पाई, देखा एक निजी दुख भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय पर झट वेदना उमड़ आई। अपने दुख की छाया जब विश्व के ऊपर देखते हैं तो विश्व व्यथा के रूप में वो वेदना प्रकट हो जाती है। तो व्यक्तिगत पीड़ा किस प्रकार से विश्व पीड़ा में परिवर्तित हो जाती है, ये चारों ही चित्र आपने आंसू कविता के माध्यम से देखने का प्रयास किया। मैंने सारगर्भित रूप में इन पंक्तियों को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। एक कक्षा के अंदर इतनी बड़ी आंसू कविता को प्रकट कर देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये आपके सामने चित्र उपस्थित हुआ। आज आंसू को देखा, कल प्रसाद जी की अगली कविता अगली कक्षा के अंदर अपन करेंगे। इनमें देखिए आप, कला पक्ष के सारे बिंब हैं।